हेलो प्रिपेयर बच्चों, प्रिपेयरिंग फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। यस बच्चा पार्टी, आईसीएआई ने आपका लॉ का आरटीपी रिलीज कर दिया है। एंड आरटीपी बच्चों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चा पार्टी इस सेशन में हम लोग अमेंडमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड साथ ही साथ बच्चों एंड में एक दो अनाउंसमेंट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं रिगार्डिंग सेशंस जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। ओके, तो बच्चों वीडियो को जल्दी से एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चों रिसेंटली तो भले ही आरटीपी से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, पर बच्चों पास्ट में ऐसा देखा गया है कि रिसेंट आरटीपी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस आरटीपी से बच्चों नंबर 1 हम अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है कि नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग को बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एंड साथ ही साथ बच्चों ऐसा कोई नया क्वेश्चन जो आज तक हमने नहीं देखा बच्चों, क्या इस आरटीपी में वो प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चन की बच्चों हमारी इस आरटीपी के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ आईसीएआई बच्चों आप लोगों को जब भी आरटीपी इश्यू करता है साथ साथ इस एग्जाम के लिए कौन से अमेंडमेंट है बच्चों वो भी बताता है। एंड इस एग्जाम के लिए बच्चों अमेंडमेंट जो आरटीपी में बताया गया है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 11 से, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर के पहली बार अमेंडमेंट आया है बच्चों, द आंसर इज नो। यह अमेंडमेंट तो सर हम लोगों ने मई एग्जाम के लिए भी पढ़ा था, उस समय यार आईसीएआई ने बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बट इस बार बच्चों ये अमेंडमेंट दे दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आईसीएआई देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बच्चों ये अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। नाउ नॉर्मली बच्चों इंडिया में बनी हुई कंपनीज के लिए आरओसी क्या होता है, उसके एरिया वाला आरओसी। हाउएवर बच्चों जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जो बच्चों चैप्टर नंबर 11 के अंदर कवर होती है, ऐसी कंपनी के लिए बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि आरओसी क्या होगा, न्यू दिल्ली। यानी इंडिया में कहीं भी वो फॉरेन कंपनी बच्चों बनी है उसके लिए आरओसी था बच्चों न्यू दिल्ली। तो सर अमेंडमेंट क्या आया है बच्चों, वैसे तो अभी भी आरओसी न्यू दिल्ली ही है, सुनना मेरी बात को, फॉरेन कंपनीज के अभी भी बच्चों आरओसी न्यू दिल्ली ही है। बस फर्क इतना है बच्चों कि सेक्शन 380 के हिसाब से जब भी फॉरेन कंपनी पहली बार बिजनेस एस्टैब्लिश करती है इंडिया में तो उसको बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। सर वो डॉक्यूमेंट्स कौन से आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा, इसको लेके आया बच्चों अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है बच्चों, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो फॉरेन कंपनीज के लिए आरओसी विल बी आरओसी न्यू दिल्ली, डन। बस सेक्शन 380 के लिए सिर्फ एक सेक्शन के लिए बच्चों, ठीक है, एंड दैट इज जब भी कंपनी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करेंगी इंडिया में उसके 30 दिन के अंदर बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आरओसी को। यहां पे बच्चों आरओसी न्यू दिल्ली के जगह पे रिप्लेस कर दिया गया है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। एंड हम सबको पता है बच्चों सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर कहां पे है, गुड़गांव में। ओके तो फॉरेन कंपनीज के बाकी सारे सेक्शन के लिए आरओसी विल बी आरओसी न्यू दिल्ली। बस जब वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश करती है सेक्शन 380 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं वो डॉक्यूमेंट बच्चों उन्हें देना पड़ेगा कहां पे, वो देना पड़ेगा बच्चों आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर गुड़गांव। दिस इज द अमेंडमेंट और इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत हाई है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके चांसेस बच्चों बहुत हैं। मूव करते हैं सर आगे, बस एक ही अमेंडमेंट है बच्चों और इससे मूव करते हैं बच्चों एमसीक्यू जो आपके पेपर में बच्चों अराउंड 30 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। इसमें बच्चों कुछ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है और बच्चों कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है। नाउ एमसीक्यूज डील करते समय मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगर आप देखोगे और इससे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में सुनना, अभी मई एग्जाम के लिए बच्चों मैंने मैराथन भी लाए थे, रिविजन सेशंस भी लाए थे एंड साथ साथ बच्चों मैंने केस सिनेरियो क्वेश्चन का भी एक बुकलेट भी सॉल्व कराया है जिसमें बच्चों अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बच्चों वो नहीं होगा या अभी तक आपने नहीं देखा होगा प्लीज जाके वो देख लेना, वो आपको बच्चों इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ओके ऑल्दो मैं कुछ एडिशनल सेशंस भी बच्चों स्पेसिफिकली आपके लिए यानी सितंबर में एग्जाम के बच्चों के लिए लेने वाला हूं
और वो बहुत जबरदस्त सेशन होगा बच्चों। बट वो कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बच्चों वीडियो के एंड में। तो मूव करते हैं आगे। सर केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कई बार ना क्वेश्चन पढ़ के ही सीधा सीधा बच्चों आंसर मालूम पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो फिर भाई आपको पूरा का पूरा केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन से बच्चों आंसर समझ रहा है तुरंत आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। अगर बच्चों केस नहीं समझ रहा है तो फिर जाके बच्चों आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के और डायरेक्टली बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कंपनी ने क्या किया बच्चों, डिफॉल्ट किया। इज इट क्लियर? डिफॉल्ट किया, और सर डिफॉल्ट कौन सा किया बच्चों वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड ठीक है डिफॉल्ट को बच्चों गुड तो कर दिया, बट वो चाहते हैं अब नए इक्विटी शेयर्स इशू करना विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नाउ फिर हमने सेक्शन 43 के अंदर क्या देखा था, अगर आपने कुछ डिफॉल्ट्स किए हैं तो उन डिफॉल्ट से केस में जब तक वो डिफॉल्ट गुड नहीं होता उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल तक आप नए वाले डीवीआर इश्यू नहीं कर सकते। याद आएगा बच्चों? यहां बच्चों वही तो कहानी है। यहां क्या है, उन्होंने बोला भाई डिफॉल्ट किया कौन सी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। अब कंपनी चाहती है नए डीवीआर इश्यू करना कब, 19-20 में। तो सर क्या ये करना अलाउड है? द आंसर इज बच्चा पार्टी नो। ओके, अगर आपने तो डिविडेंड पे नहीं किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो जब वो डिफॉल्ट को आप गुड करते हो उसके 5 साल तक आप नए डीवीआर वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन कवर है। तो इसका आंसर है बच्चा पार्टी डी। नो, द कंपनी इज इनएलिजिबल टू इशू द न्यू शेयर्स एज द कंपनी नीड्स टू वेट फॉर 5 years, दैट इज टिल March 31, 2024। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये ध्यान रखना, वो 5 years कब से गिना जाएगा, वो 5 years बच्चा पार्टी गिना जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट गुड हो गया या डिफॉल्ट बच्चों ठीक कर दिया गया उसके एंड से। यानी बच्चों जब से डिफॉल्ट गुड किया तब से 5 साल नहीं गिनेंगे, जब से डिफॉल्ट गुड हुआ उसके एंड से बच्चों हम लोग 5 साल गिनेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना। फिर मूव करते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी का जो एक्शन था किसका, टू ट्रांसफर पार्टली पेड अप शेयर्स टू बख्शी, क्या वो ट्रांसफर बच्चों वैलिड है? ठीक है, अगर कंपनी ने पार्टली पेड अप शेयर्स इशू किया है बच्चों बख्शी को, तो क्या ये ट्रांसफर बच्चों वैलिड है? नो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको सारे रिक्वायरमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों हम लोग ऊपर गए और ऊपर से देखते बच्चों पार्टली पेड अप शेयर्स के बारे में कहां लिखा हुआ था वो देखा हमने। तो हमने देखा कि भाई रोशनी शेयर होल्डर थी, उसने क्या किया भाई, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर किए 5 जुलाई को मिस्टर बख्शी को। यानी बच्चों मिस्टर बख्शी को पार्टली पेड अप शेयर्स गए हैं ना बच्चों। शेयर कैपिटल चैप्टर में हमने क्या देखा था कि अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है और ट्रांसफर की बात हो रही है तो कंपनी ऐसे केस में क्या करेगी बच्चों, ट्रांसफरी जिसको शेयर ट्रांसफर करने की बात हो रही है उसे पूछेंगी कि भाई क्या तेरे नाम से शेयर ट्रांसफर करूं, क्या बचा हुआ पैसा तू पे करेगा। अगर बच्चों वो हाँ बोलता है तो ठीक है, या 2 वीक तक ऑब्जेक्शन नहीं देता है, यानी बच्चों अगर वो हाँ बोलता है या 2 वीक तक ऑब्जेक्शन नहीं देता है तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, उसके नाम से पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर देगी और बचा हुआ पैसा भी बच्चों उससे लेगी। बट अगर उसने मना कर दिया या 2 वीक के अंदर बच्चों ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर कंपनी उसे पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब बच्चों आईसीआई ने क्या किया, यहां पे डेट्स पे खेल दिया। क्वेश्चन बच्चों 2 वीक के ऊपर ही है, बट आईसीआई ने बच्चों यहां पे डेट्स पे खेला है। ध्यान देना, इन्होंने बोला 5 जुलाई को ट्रांसफर कंपनी को बताया, कंपनी ने उसे नोटिस दिया 10 जुलाई को। ओके, जो उसे रिसीव किया 12 जुलाई को, उसे नोटिस पड़ा 20 जुलाई को, और ऑब्जेक्शन किया ट्रांसफर को लेके बच्चों, मतलब मना कर दिया कि मुझे ट्रांसफर मत करो पार्टली पेड अप शेयर्स। ना ऑब्जेक्शन सर कब तक वैलिड था, ऑब्जेक्शन बच्चों वैलिड था 2 हफ्ते तक। बट क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, यहां पे 3 डेट्स दी हुई है,
पहली डेट दी हुई है भाई जब उसे कंपनी ने नोटिस भेजा, दूसरी डेट दी है बच्चा पार्टी जब उसे नोटिस रिसीव हुआ, एंड तीसरी डेट दी हुई है बच्चा पार्टी जब उसने नोटिस पढ़ा। क्वेश्चन ये आता है सर कि 2 हफ्ता कब से अप्लीकेबल होगा? द आंसर इज बच्चा पार्टी जिस दिन से उसे नोटिस रिसीव हुआ। अगर बच्चों उसके एड्रेस नोटिस रिसीव हो गया, भले ही उसने पढ़ा हो या नहीं हो, उससे बच्चों 2 हफ्ते शुरू हो जाएंगे। यानी बच्चों 2 हफ्ते में काउंट करना है 12 जुलाई से, यानी बच्चों 14 दिन काउंट करना है हमको 12 जुलाई से। और उसने ऑब्जेक्शन कब दिया सर? 24 जुलाई। तो बच्चों 12 से 24 यानी बच्चों 12-13 दिन के आसपास हुए, यानी बच्चों क्या 14-15 दिन के अंदर, मतलब 2 हफ्ते के अंदर उसने ऑब्जेक्शन भेज दिया है। द आंसर इज बच्चों यस। सर इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बच्चों परफेक्ट आंसर होगा कि क्या, क्वेश्चन क्या पूछा, क्या बच्चों ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इज वैलिड? तो हमने क्या बोला, उसका ऑब्जेक्शन वैलिड, उसने 2 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन कर दिया था। अगर उसने बच्चों ऑब्जेक्शन कर दिया था मतलब उसको पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर होने ही नहीं चाहिए थे, बट कंपनी ने क्या कर दिया, यहां पे ट्रांसफर कर दिया बच्चों। सर क्या वो वैलिड होगा? द आंसर इज नो। इसका आंसर बच्चा पार्टी सी, नो बिकॉज मिस्टर बख्शी मेड ऑब्जेक्शन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। तो इस केस में बच्चों याद रखना 2 हफ्ते वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और बच्चों 2 हफ्ते कब से हो गया रिफ्यूज करने के लिए, ऑब्जेक्ट करने के लिए? जिस दिन से आपको नोटिस रिसीव हुआ है, भले ही बच्चों आपने पढ़ा है या नहीं। ओके नेक्स्ट, according to positions of Commerce Act, can the company deny transferring shares in Mr. Varun's name and what is the company's obligation? अब बच्चों इस पॉइंट के लिए आपको अगेन ऊपर में क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन बच्चों क्लियरली दिया है कि मिस्टर वरुण कौन है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी बच्चों शेयर होल्डर्स का जय माता दी हो गया। और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों वरुण, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। ओके, वो अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो याद रखना शेयर ट्रांसफर करने को लेके 2 लोग बच्चों बात कर सकते हैं या कंपनी को कंपेल कर सकते हैं कि भाई मुझे शेयर्स ट्रांसफर करो, या तो बच्चों ठीक है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, या तो बच्चों लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इस केस में बच्चों वरुण रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो नहीं है, बट ही इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो बच्चों अगर डेथ हो जाती है मेंबर की, तो भाई आपको उसके एलआर को शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आप डिनाई नहीं कर सकते उन्हें ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स। एंड सेम आंसर बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पॉइंट में। नो, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज राइट टू ट्रांसफर इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। और बच्चों ऊपर क्वेश्चन में वही हाईलाइट किया था कि वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो शेयर्स मान रहा है, क्या कंपनी उसे मना कर सकती है? क्या कंपनी का रिफ्यूजल बच्चों वैलिड है? द आंसर विल बी नो। मूव करते हैं सर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बेस्ड ऑन द बायबैक लिमिटेशन ऑन द पोजीशंस ऑफ कंपनी, डू यू थिंक द प्रपोज बायबैक इज वैलिड? सर हमको देखना पड़ेगा प्रपोज बायबैक कितना हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आप देखोगे बायबैक को लेके बात किया हुआ है, इज इट क्लियर? यहां पेड अप शेयर कैपिटल दिया है बच्चों 200 करोड़, फ्री रिजर्व दिया है 600 करोड़, सिक्योरिटी अकाउंट दिया है बच्चों 150 करोड़। ओके परफेक्ट। और बाद में बच्चों सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दिया है। अब हम लोगों ने बायबैक का बच्चों सेक्शन 68 में क्या देखा था? एक बायबैक देखा था बच्चों अमाउंट के हिसाब से, और एक बायबैक देखा था बच्चों नंबर के हिसाब से। अमाउंट के हिसाब से देखा था बच्चों मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? मैक्सिमम बायबैक हो सकता है बच्चों 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है? पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन 3 की रिक्वायरमेंट है बच्चा पार्टी, तो ये 3 ही लेंगे बच्चों, दोनों को हमको लेने की जरूरत नहीं है। और बच्चों इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा? 600 प्लस 200 प्लस 150, यानी ये हो गया बच्चों 950 CR। इज इट क्लियर? 950 CR बच्चों हो गया टोटल। अब अमाउंट के हिसाब से चेक कर रहे हैं बच्चों, इसका कितना चाहिए अपने को? 25% चाहिए। ओके एवरीवन, कितना चाहिए बच्चों? 25%। हाँ जी बच्चों, यस। तो मैक्सिमम बायबैक करते बच्चों अमाउंट के हिसाब से 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी बच्चों
950 करोड़ का 25% तक, मतलब बच्चों आप लोग 237 करोड़ तक बायबैक कर सकते हो अमाउंट की बात करें तो। एंड कंपनी प्रपोज कितना कर रही है बच्चों, यहां पे क्लियरली दिया हुआ है 3 करोड़ इक्विटी शेयर्स वो बायबैक करना चाहती है 60 रुपए के प्राइस पे। यानी बच्चों 60 इंटू 3 करोड़, यानी बच्चों कंपनी को रिक्वायरमेंट है 180 करोड़ रुपए की बायबैक करने के लिए। एंड आप देख सकते हो बच्चों आपके पास अवेलेबल 237 करोड़, यानी सर क्या आप इतना बायबैक कर सकते हो? द आंसर इज यस। तो बच्चों अमाउंट के हिसाब से इतना बायबैक आप कर सकते हो, डन। और बच्चों अगर मैं बात करूं नंबर के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से आपने देखा था कि एक साल में आप बायबैक कर सकते हो 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है सर? ठीक है 200 करोड़, सॉरी 20 करोड़। इज इट क्लियर? नंबर में चेक कर रहे हैं बच्चों हम, 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 20 करोड़ शेयर्स टोटल है, उसका आप 25% तक बायबैक कर सकते हो बच्चों। 20 करोड़ का 25% यह आ गया आपका 5 करोड़ रुपए, सॉरी 5 करोड़ शेयर्स। तो 5 करोड़ शेयर्स तक मैं बायबैक कर सकता हूं। और यहां मुझे कितना करना है सर? 3 करोड़। तो सर नंबर के हिसाब से भी मैच हो रहा है, तो दोनों भी केस में बच्चों इतना बायबैक अलाउड है। अब ये दोनों ऑप्शन आप देखोगे बच्चों आंसर के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला देखो, यस द बायबैक इज वैलिड, क्योंकि अमाउंट के हिसाब से 25% है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, यस बायबैक इज वैलिड बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 25% 3 करोड़ है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ए ऑप्शन टिक करना है कि बी ऑप्शन टिक करना है। और मैं हमेशा बच्चों क्या बोलता हूं, जब दोनों भी आंसर बच्चों करेक्ट हो, सो ऑलवेज गो फॉर दैट आंसर विच इज मोस्ट करेक्ट। बहुत गहराई में बच्चों अगर आप चेक करोगे ना तो ए वाले ऑप्शन में ना एक पार्ट रॉन्ग है, पता है वो क्या है? वो है ये, इन्होंने क्या किया बच्चों, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 800 करोड़ निकाला, जबकि बच्चों इस सेक्शन के अंदर फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऐड होता है। ओके, तो दोनों के हिसाब से बच्चों देखा जाए तो ये वाला फिगर जो था वो गलत था और ये सब कुछ सही है, इसलिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया? बी टिक किया। ओके, आईसीआई का आंसर बच्चों मैंने यहां पे लिखा हुआ है कंफर्म करने के लिए, ताकि अपने आंसर से बच्चों हम वेरीफाई कर सके। ओके, मूव करते हैं बच्चों आगे। द कंपनी हैज मेड अर्लियर बायबैक, बच्चों पिछला बायबैक किया था अगस्त 2023 में। इस साल बच्चों कंपनी बायबैक करना चाहती है अक्टूबर 2024 में। और हम लोगों ने देखा था बच्चों दो बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो सर क्या यहां पे कम से कम 1 साल का गैप है? द आंसर इज बच्चों यस। सो आंसर विल बी यस एज बोथ ऑफ द गैप बिटवीन बायबैक इज मोर देन 1 ईयर। तो बच्चों कंपनी बायबैक कर सकती है। मूव करते हैं आगे। सपोज इफ कपूर लिमिटेड पोस्ट बायबैक यानी बायबैक के बाद उसका डेट इक्विटी रेशियो बच्चों 2:1 से ज्यादा हो गया। सेक्शन 68 में क्या देखा था? बायबैक के बाद ये ध्यान रखना कि आपका डेट इक्विटी शेयर बच्चों रेशियो 2:1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस केस में आपका रेशियो 2:1 से ऊपर हो गया, तो बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए बोलता है बायबैक इज स्टिल वैलिड इफ द बोर्ड अप्रूव्स, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सी बोलता है प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई रेशियो नहीं है, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। थर्ड बोलता है बायबैक इज स्टिल वैलिड, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, आंसर है बच्चों ये बी। वो क्या बोलता है? बायबैक विल बी इनवैलिड, जो सही है बच्चों। वैसे तो बायबैक इनवैलिड है अनलेस अ हायर रेशियो इज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। यानी बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को नोटिफाई कर सकती है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा भी हुआ तो चलेगा। इनफैक्ट बच्चों मैंने आपको लॉ पढ़ाते समय 1-2 कंपनीज के एग्जांपल भी दिए थे प्रैक्टिकली। ठीक है, आपकी बुक में आप देखना आपको लिखे होंगे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कुछ कंपनीज को बच्चों एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो सकता है। सेम बात बच्चों ये बोल रहा है कि भाई वैसे तो आपका बायबैक इनवैलिड है बट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई किया कि हायर रेशियो चलेगा तो चलेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और अब बच्चों आ गए इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। क्या बोलता है भाई? सम्यक सॉल्यूशन ने बच्चों अपना एजीएम लिया 20 सितंबर को।
इज इट क्लियर? बट क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था, एजीएम बच्चों क्या हो गया, एडजर्न हो गया और वो हुआ 27 सितंबर 2024। ये पूछता है भाई व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो बच्चों अगर एजीएम एडजर्न होता है और वो लास्ट डेट के अंदर ही है तो बच्चों हम लोग एडजर्न एजीएम से 60 दिन के अंदर करेंगे। ओके अगर वो टाइम लिमिट के बाहर भी जाता है तो बच्चों हम लोगों ने सेक्शन नंबर 137 देखा हुआ है कि पहले आप लोगों को, ठीक है, पहले आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ एजीएम से 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब एजीएम हो जाता है और अडॉप्ट हो जाता है उसके बाद और एक बार बच्चों आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। ना यहां बच्चों ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मली बच्चों एजीएम 6 महीने के अंदर होता है। 31 मार्च से 6 महीना मतलब बच्चों 30 सितंबर, और कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैं ले रहा हूं लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम इज 30 सितंबर। तो बच्चों आप देखोगे एडजर्न एजीएम भी आपका 30 सितंबर के अंदर ही हो रहा है ना। ओके तो ऐसे केस में बच्चों आंसर विल बी कि आपको एनुअल रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा, 60 डेज फ्रॉम 27 सितंबर। ओके मूव करते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट देखोगे बढ़िया सी कंपनी है ब्लू लीफ लिमिटेड। इसका बच्चों पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़। उसके बच्चे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन द मिडल ईस्ट। फॉरेन में भी बच्चों शेयर होल्डर है। आउट ऑफ हिज टोटल कैपिटल 15 करोड़ वर्थ ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय मेंबर्स रिसाइडिंग इन कुवैत। बच्चों 15 करोड़ के शेयर्स तो कुवैत वाले लोगों के पास है। अब कंपनी ने क्या किया बच्चों, यहां पे एक फॉरेन रजिस्टर ओपन कर दिया। जब मेरे इतने सारे मेंबर फॉरेन में हैं तो बच्चों कंपनी ने क्या किया, एक फॉरेन रजिस्टर ओपन कर दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर फॉरेन रजिस्टर बच्चों फॉर्मली ओपन होता है नवंबर 1 2024 को, इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में बच्चों आरओसी को कब इंफॉर्म किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, सेक्शन नंबर 88। और आपके रिस्पेक्टिव टीचर जो भी होंगे उसने बताया होगा आपको कि जब भी आप फॉरेन रजिस्टर ओपन करते हो उससे 30 दिन के अंदर आपको अपने आरओसी को डिटेल्स बतानी पड़ती है बच्चों फॉर्म नंबर MGT 3 में। ओके एंड सेम चीज बच्चों दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, पास में आरटीपीसी एमटीपीसी से क्वेश्चन भी आए हैं। जब भी कंपनी फॉरेन रजिस्टर ओपन करती है उससे 30 दिन के अंदर आप लोगों को आपके आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है फॉर्म नंबर MGT 3 में। इस बात का ध्यान रखना। मूव करते सर आगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन दिया है फेमा का। उसने बोला कि भाई लॉटरी से पैसा जीता है और वो पैसे को बाहर जाके बच्चों अब्रॉड में खर्च करना चाहता है। सर क्या ये अलाउ है? हमने क्लियरली देखा था बच्चों दिस इज कवर्ड अंडर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। सो आंसर विल बी बच्चों डी। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी है? सेम का सेम क्वेश्चन मेरे बुक के अंदर भी है। ओके सर सॉइल इमूवेबल प्रॉपर्टी है? यस। राइट टू कैच फिश भी हमने पढ़ा था बच्चों, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या राइट टू ड्रेन वाटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है? द आंसर इज बच्चों नो। एंड डोर्स एंड विंडोज बच्चों क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स है टू बिल्डिंग तो बच्चों ये भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी 1, 2 और 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बच्चों आपको आंसर होगा इसमें बी। ओके डन। तो बच्चों यहां पे हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं और अब हम मूव करते हैं बच्चों आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चन बच्चों आ भी चुके हैं पास के अंदर, ठीक है। अपने भी बुक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। तो हुआ क्या, कंपनी ने बच्चों डिपॉजिट रेज किया 160 करोड़ रुपए का पब्लिक से। इंटरेस्ट रेट था बच्चों 12% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। 30 महीने के अंदर किया बच्चों, 36 महीने का टाइम लिमिट मैक्सिमम होता है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है बच्चों यहां पे, कंपनी ने चार्जेस क्रिएट किया यानी बच्चों सिक्योर डिपॉजिट है। एंड इसके लिए बच्चों क्या क्या चार्जेस दिए हुए हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री शेड, ट्रेडमार्क, गुडविल। डन। अब सर दिक्कत आ गई यहां पे,
क्योंकि बच्चों हम लोगों ने डिपॉजिट चैप्टर में क्लियरली देखा हुआ है सेक्शन नंबर 76 के अंदर कि अगर आप लोग सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हो तो उतनी सिक्योरिटी होना चाहिए जो कवर करती है आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। दूसरा, सिक्योरिटी में बच्चों आप लोग सिर्फ टेंजिबल एसेट ही दे सकते हो, और इस केस में भाई आपने टेंजिबल भी दिया है, इनटेंजिबल भी दिया है। बच्चों पहले तो आप इंटेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो इन दोनों को हटा के हमको चेक करना है टेंजिबल के कितने दिए हैं, क्या वो सफिशिएंट है कवर करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। टेंजिबल एसेट बच्चों 1 2 3 तीनों मिला के हो जाता है भाई 160 करोड़, जबकि आपका 160 करोड़ का डिपॉजिट और 3 साल का बच्चों अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो कुल मिला के आपको पैसा लौटाना कितना है डिपॉजिटर्स को, 217.6 CR। तो जितना आपने बच्चों टेंजिबल एसेट का डिपॉजिट दिया है, सिक्योरिटी दिया है बच्चों, उतना सफिशिएंट नहीं है टू कवर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, दिस सिक्योरिटी जो आपने क्रिएट की है बच्चों, चार्जेस जो आपने क्रिएट किए हैं वो वैलिड नहीं है। यहां बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, देखेंगे भाई 160 करोड़ के डिपॉजिट से और भाई टेंजिबल एसेट्स भी तो 160 करोड़ के हैं, तो भाई चार्जेस तो सफिशिएंट है, चार्जेस तो वैलिड है। आंसर है बच्चों नहीं, आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को चेक कर रहे हो, जबकि आपने उतने अमाउंट की सिक्योरिटी देनी चाहिए जो कवर करता है प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों को। ओके, इस बात का बच्चों आपको ध्यान देना है। बाकी बच्चों क्वेश्चन है फतल लिमिटेड पे, मस्त क्वेश्चन है बच्चों। फतल लिमिटेड है बच्चों, इसका पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12.5 करोड़ और शेयर होल्डर दी है बच्चों 3500। कंपनी लिस्टेड है, वही बच्चों क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओके, अब बच्चों 10 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, नोटिस दिया टू कॉल एजीएम टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 13 जून। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी रजिस्टर ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस डील होना चाहिए, सर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डील होते हैं, स्पेशल बिजनेस भी डील होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑन द शेड्यूल डेट हाउएवर द रिक्वायर्ड कोरम वाज नॉट प्रेजेंट। बच्चों 3500 मेंबर है और 3500 मेंबर के लिए रिक्वायर्ड कोरम कितनी है, ठीक है, 3500 मेंबर के बच्चों रिक्वायर्ड कोरम होती है 15, 5 15 30 1000 तक 5 पब्लिक कंपनी में, 1001 से 5000 तक 15 और 5000 के ऊपर बच्चों 30। यहां 3500 मेंबर है सर, तो रिक्वायर्ड कोरम कितनी होगी 15। ओके, अब क्या बोल रहा है भाई, रिक्वायर्ड कोरम प्रेजेंट नहीं था, therefore the meeting was adjourned to same time and place on next Saturday, यानी बच्चों नेक्स्ट वीक मीटिंग एडजर्न हो गई। In connection with the meeting and its adjournment, the company's compliance officer has raised the following queries. भाई जो कंपनी का compliance officer है, मोस्टली बच्चों कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उसने बच्चों कुछ क्वेरीज रेज किया हुआ है। पहला क्वेरी बच्चों रेज करता है, इफ ओनली 2 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग। भाई एडजर्न मीटिंग में सारे लोग नहीं आए, सिर्फ 2 लोग आए, क्या मीटिंग वैलिडली कॉल हुआ है? तो बच्चों सेक्शन नंबर 103 में हमने क्लियरली देखा है कि अगर मीटिंग एडजर्न होती है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, तो ऐसे कैसे बच्चों, एडजर्न मीटिंग में जो आया वो कोरम है, मीटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी बच्चों मेन मीटिंग में तो कोरम इंपॉर्टेंट है, बट एडजर्न मीटिंग में बच्चों कोरम इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको यह भी सिखाया था कम से कम 2 मेंबर्स तो प्रेजेंट होना चाहिए। सिंगल मेंबर कैन नॉट फॉर्म कोरम इवन इन एडजर्न मीटिंग। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है सर 2 मेंबर अगर आए तो क्या फिर वो मीटिंग वैलिड होगी? द आंसर इज बच्चों यस। एडजर्न मीटिंग में सर जो आया वो कोरम, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बट कम से कम बच्चों 2 लोग तो होने चाहिए। आगे बढ़ते, अज्यूमिंग दैट ऑन 13 जून, सर 13 जून कब थी? ये ओरिजिनल मीटिंग की बच्चों डेट थी। 16 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट, बट देखो बच्चों रिक्वायर्ड कितने 15 और 16 मेंबर्स, मतलब बच्चों कोरम था, कोरम प्रेजेंट था, बट ड्यू टू डिसऑर्डरली कंडक्ट बाय फ्यू शेयर होल्डर्स, यानी बच्चों कुछ शेयर होल्डर्स दंगे फसाद कर रहे थे, उसके कारण भाई चेयरमैन को क्या करना पड़ा, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा।
यानी इस बार जो एडजर्नमेंट हुई है सर, वो वांट ऑफ कोरम के कारण हुई या किसी और पर्पज से हुई? वांट ऑफ कोरम के कारण हुई बच्चों, किसी और पर्पज के कारण हुई? द आंसर बच्चों किसी और रीजन से हुई। तो याद रखना, सेक्शन 103 में सर हमने पढ़ा था कि अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो एडजर्न मीटिंग में जो आया वो कोरम मीटिंग शुरू करेंगे, मीटिंग वैलिड होगी, बट कम से कम 2 लोग होने चाहिए। याद रखना बच्चों, ये जो रूल है, ये रूल कौन से एजीएम के लिए एप्लीकेबल है या कौन से एडजर्न एजीएम के लिए एप्लीकेबल है? जो एडजर्न हुआ था ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, वो हमने बच्चों सेक्शन नंबर 103 में इसलिए पढ़ा था। बट क्या ये किसी और एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर है बच्चा पार्टी नो। एंड दिस इज समथिंग वेरी न्यू, जो बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, क्योंकि आज तक बच्चों ऐसा कोई केस आया ही नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन रेस ही नहीं हुए, तो हमने बच्चों उस एंगल से कभी दिमाग नहीं लगाया। बट इस बार आईसीआई ने बच्चों दे दिया बच्चों को गूगली। इसलिए बोलते हैं बच्चों, लॉ सब्जेक्ट में यू नेवर नो, अगर पेपर जो सेट कर रहा है वो घुमाना चाहे तो बच्चों आपको कहीं भी अटका सकता है। एंड देयरफॉर बच्चे मुझे पूछते हैं सर एक चैप्टर छोड़ के चला गया चलेगा क्या, 2 चैप्टर छोड़ के गया तो चलेगा क्या? बच्चों को वही बोलता हूं भाई, यू नेवर नो, लॉ में भाई आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते। इनफैक्ट बच्चों आजकल तो पिछले कुछ एग्जाम से सी वाले कंसेप्ट जिससे बच्चों बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी आईसीआई बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है। एंड देयरफॉर जो मैं बच्चों आपको अनाउंसमेंट करने वाला था कि इस बैच के बच्चों के लिए मैं 2 स्पेशल सेशन लेने वाला हूं बच्चों, जिसका अनाउंसमेंट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसमें मैं एक ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें वो सारे क्वेश्चंस जिस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आए, जिसे हम और बाकी टीचर्स बच्चों सी लिखाते हैं, उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी बच्चों में उस सीरीज में लेके आऊंगा। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना सब लोग करते हैं, बट वो इधर उधर के कोने खोपचे वाले सेक्शन या प्रोविजन जिससे बच्चों बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए बच्चों सीरीज में लेके आने वाला हूं। इसका अनाउंसमेंट बच्चों बहुत जल्दी होगा, वो 1 या 2 सेशन ही हो गए, पर बच्चों ऐसे सारे केसेस में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिर से बच्चों इसका आंसर क्या है सर? तो वैसे तो एडजर्न मीटिंग में जो आया वो कोरम, मीटिंग स्टार्ट करो, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। बट ये एडजर्नमेंट वाला लॉ कब अप्लीकेबल है बच्चों? अगर वो एडजर्न हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। सेकेंड केस में बच्चा पार्टी वो एडजर्न नहीं हुआ ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, वो तो भाई दंगे फसाद डिसऑर्डरली बिहेवियर के कारण बच्चों एक्सटेंड हुआ है। तो ऐसे केस में सर वो 2 लोग वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एडजर्न मीटिंग में भी पूरी की पूरी कोरम आनी चाहिए, यानी बच्चों एग्जामिशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड एडजर्न मीटिंग में सर यहां पे कितने लोग आए? मात्र 3 लोग आए। तो क्योंकि तुम्हारा एडजर्नमेंट कोरम के कारण नहीं हुआ, तो बच्चों एक्सेप्शन जो था कि एडजर्न मीटिंग में जो आया वो कोरम, वो बच्चों आप पे अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे केस में क्या कोरम वैलिड होगी? द आंसर विल बी नो। ओके बच्चों, द आंसर विल बी नो। वंडरफुल क्वेश्चन। आई होप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को बहुत मजा आया होगा। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिविडेंड को लेके। एंड डिविडेंड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल 3 के ऊपर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है और कंपनी रिजर्व्स को यूज कर रही है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? बस बच्चों यहां पे जो एक ट्विस्ट है, जो मैंने अपने क्लास में बच्चों क्वेश्चन सेम का सेम सॉल्व करवाया आपको, वो ट्विस्ट ये है बच्चों कि लॉसेस नहीं है, सिर्फ इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। यानी करंट ईयर में बच्चों प्रॉफिट है, लॉसेस नहीं है, बट प्रॉफिट है 16 करोड़ का। कंपनी डिविडेंड प्रपोज कर रही है प्रॉफिट है 16 लाख का, एंड कंपनी प्रपोज कर रही है डिविडेंड 50 लाख का। यानी बच्चों 16 लाख यानी करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए। ऐसे केस में आप क्या करोगे? रिजर्व्स को यूज करोगे, और जैसे ही रिजर्व को यूज किया वैसे ही लग गया आपका रूल 3। एंड रूल 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जबरदस्त फॉर्मेट भी दिया था।
ठीक है, जो ऐसे कंडीशंस थे उसको यूज करते हुए बच्चों आंसर निकालना था। तो वो सारी कंडीशंस को बच्चों चेक करते हैं एंड उसके हिसाब से बच्चों आंसर चेक करते हैं। ओके, सो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, आप मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं, पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड दे नहीं सकते। बट ये कंडीशन बच्चों अप्लीकेबल नहीं है अगर कंपनी ने पिछले तीनों भी साल कोई डिविडेंड पे नहीं किया। और बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कंपनी फर्स्ट टाइम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 8 साल बाद। ऐसा पहली बार हुआ है 7-8 सालों में। सलमान खान जी का था ना, गाना था ना, हाँ। ओके, तो बच्चों कंपनी पहली बार डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब पिछले 3 साल में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, यानी बच्चों कंडीशन नंबर 1 अप्लीकेबल नहीं है, छोड़ दो। फिर कंडीशन नंबर 2 वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम फ्री रिजर्व। द आंसर इज बच्चों 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो बच्चों पेड अप कैपिटल है 680 लाख, फ्री रिजर्व है 170 लाख, उसका 10% निकाला मतलब बच्चों 85 लाख। तो 85 लाख बच्चों आप निकाल सकते हो डिविडेंड देने के लिए। एंड यहां कितने चाहिए, 50 लाख। तो सर ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सर नॉर्मली कंडीशन 2 के साथ क्या करते हैं, हम कंडीशन 3 को माइनस करते, यानी बच्चों लॉसेस को माइनस करते थे और दोनों का मिला के आंसर निकालते थे। बट बच्चों याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में लॉसेस नहीं है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है। एंड क्योंकि बच्चों लॉसेस नहीं है, लॉसेस का अमाउंट माइनस नहीं होगा। ओके, तो इस केस में कंडीशन नंबर 3 जो थी बच्चों आपकी वो माइनस नहीं होंगी, यानी यहां पे लॉस का कोई अमाउंट माइनस नहीं होगा। एंड 2 और 3 मिला के बच्चों 85 लाख आप यूज कर सकते हो। तो सर 85 लाख यूज कर सकते थे, 50 लाख चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन बच्चों, फोर्थ कंडीशन बोलता है कि ये भी इंश्योर करना कि फ्री रिजर्व में कम से कम इतना पैसा बचना चाहिए। सर इतना मतलब कितना, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी बच्चों 15% ऑफ 680 लाख, यानी बच्चों 102 लाख, यानी फ्री रिजर्व में कम से कम 102 लाख तो बचे होने चाहिए। सर टोटल कितने थे, 170। आप बोल रहे हो 102 तो बचा रहना चाहिए, यानी सर 102 को माइनस करके बचा हुआ जो अमाउंट है इतना ही अमाउंट आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज बच्चों 68 लाख। बट रुको सर, नॉर्मली हम यहां पे भी लॉसेस को माइनस करते थे, बट बच्चों क्योंकि यहां पे लॉस है ही नहीं, इधर भी कोई अमाउंट को माइनस नहीं करना है। तो भाई रिजर्व में 102 लाख रुपए बचने चाहिए थे एंड 68 लाख यूज कर सकते थे। आप कितना यूज कर रहे हो, 50 लाख। तो बच्चों तीनों कंडीशन को चेक करें तो यहां भी 50 लाख बच सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब बच्चों कुल मिला के बात की जाए तो क्या कंपनी आपका 50 लाख का डिविडेंड प्रपोज जो कर रही है वो दे सकती है? द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। ओके, मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। सर ये क्वेश्चन बताइए किसके ऊपर आया? सेक्शन 131 वॉलेंटरी रिवीजन, वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ओके, उसमें बच्चों प्रोविजन था ना, अगर आपको याद होगा तो अगर आपको वॉलेंटरी रिवीजन करना है तो आप पिछले 3 साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले 3 साल के ही बोर्ड रिपोर्ट को बच्चों चेंज कर सकते हो, वॉलेंटरीली रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई, एक सीएफओ आया मार्च 2025, मार्च 2025 मतलब अभी बच्चों 24-25 ईयर चल रहा है, और उसे लगा भाई कि तुम्हारे अकाउंट्स में गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, एंड इससे कारण बच्चों वो 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहता है। क्या वो रिवाइज कर सकता है? सेक्शन 131 के सर अंदर हमने लॉन्ग क्या देखा था, वॉलंटरी रिवीजन कब कर सकते हैं? पिछले 3 साल के ही कर सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, आप खड़े हो 24-25 ईयर में, मार्च बोला है बच्चों, अप्रैल भी नहीं बोला है, मार्च बोला है। तो आप 24-25 में खड़े हो और आपको 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना है, तो बच्चों पिछले 3 साल चेक करते हैं। 24-25 के लिए पिछले 3 साल है, पहला साल है बच्चों 23-24, दूसरा है बच्चों 22-23, एंड तीसरा है बच्चों 21-22। यानी बच्चों 21-22 ईयर जो है वो तो बस सर पिछले 3 साल में आ रहा है। तो क्या कंपनी को ये अलाउ है वॉलंटरी रिवीजन करना? द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। सिंपल, परफेक्ट।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और सर सेम टू सेम एकदम डिट्टो क्वेश्चन मेरी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां बच्चों ने पूरी डिटेल्स दे दी, पूरी डिटेल्स दे दी। ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का स्वेट इक्विटी शेयर्स का, बट स्टार्टिंग में छोटा सा पॉइंट बोला बच्चों कि ये कंपनी क्या है, स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी। ओके, तो बच्चों स्टार्टअप कंपनी है, इस बात का ध्यान रखना। अब इन्होंने बच्चों बोली दो बातें। क्या बोला कि कंपनी डिसाइड कर रही है बच्चों कितना देना, 20-30% ऑफ इक्विटी शेयर्स एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, जबकि बच्चों अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स के सेक्शन में क्लियरली देखा हुआ है कि आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं 25%। ओके, बट बच्चों ये रूल था नॉर्मल कंपनी के लिए। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए पहले के 10 साल बच्चों 50% तक अलाउ था। तो क्या यहां पे कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है इस लॉ का? द आंसर इज नो, इट हैज बीन कंप्लाइड। तो यहां तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये सेकंड वाले पॉइंट में, जहां पे कंपनी ने इस स्वेट इक्विटी शेयर में बच्चों लॉक इन पीरियड रखा है 5 साल का, जबकि लॉ बोलता है बच्चों कि लॉक इन पीरियड मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए। ओके, ये 2 पॉइंट दिए हुए बच्चों, और इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नंबर 1 भाई साइज को लेके बताओ कि साइज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो आंसर बच्चों साइज तो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है, 50% तक दे सकता है। बट क्या लॉक इन पीरियड जस्टिफाइबल था? नहीं बच्चों, लॉक इन पीरियड जस्टिफाइबल नहीं था। यहां भाई वो 5 साल का दे रहे हैं, जबकि बच्चों लॉक इन पीरियड मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सर ये क्वेश्चन तो बचपन से हम डील करते आ रहे हैं, इसमें सर कोई दिक्कत ही नहीं जीवन में। क्या हुआ बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी दिया है, उसका टर्नओवर दिया है 1.8 करोड़, इसका बच्चों पेडअप कैपिटल दिया है 80 लाख, ठीक है। और पूछा हुआ है बच्चों बताओ ये स्मॉल कंपनी है या नहीं। बच्चों इस केस में स्मॉल कंपनी की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बस एक ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बच्चों, उसने क्लियरली बोला हुआ है कि वो कंपनी क्या है, वो कंपनी है भाई सब्सिडरी ऑफ शुभम लिमिटेड। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में बच्चों हमने क्लियरली देखा था, भले ही आप स्मॉल कंपनी की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, 4 करोड़ 40 करोड़, लेकिन अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या आप किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो, तो यू विल नॉट बी कैटेगराइज एज स्मॉल कंपनी। तो सर क्या वैभव प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज नो। देन नेक्स्ट बच्चों, तो कंपनी से आके आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे बुक में भी कवर थे, सिर्फ एक वो नया वाला पॉइंट था बच्चों, ठीक है। वो नया वाला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना था वो क्या है कि अगर कंपनी एडजर्न होती है कोरम को छोड़ के किसी और रीजन से, तो फिर भाई वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा कि एडजर्न मीटिंग में जो भी रहा वो कोरम, बस मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। वो लॉ बच्चों एप्लीकेबल नहीं होगा। वो लॉ सिर्फ किस पे अप्लाई करता है? अगर बच्चों एडजर्न हुआ है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। ओके, यस। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएलपी का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। मैं हमेशा सोचता हूं यार आरटीपी में कुछ थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दो एलएलपी के, तो हमारे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। पर बच्चों इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। उसने बोला है भाई एक कंपनी है जिसके 2 पार्टनर्स है, ठीक है, एलएलपी के बच्चों 2 पार्टनर्स है, एंड वो लोग बच्चों नाम चूज करना चाहते हैं। तो नाम चूज करने को लेके और नाम को रिजर्व करने को लेके बच्चों क्या क्या रूल्स है ये पूछा हुआ है। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है बच्चों ये पूछा हुआ है। तो बच्चों सेक्शन नंबर 15 एंड 16, ठीक है, ऑफ द एक्ट में हमने क्लियरली देखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, आरओसी को। साथ साथ भाई आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, टू आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। टू आइडेंटिकल हुआ तो क्या होगा, वो पूरा प्रोविजन बच्चों सेक्शन नंबर 15 और 16 का आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, जीसीसी भी सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कितने बार बच्चों ये क्वेश्चन आया, इनफैक्ट May 23 के एग्जाम में तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन? सेक्शन नंबर 26 का, कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो हमने क्या बोला भाई, अगर एक ऑफेंस से मल्टीपल पनिशमेंट अट्रैक्ट होती है तो
उस पर्सन को आइदर या एनी किसी एक में बच्चों पनिशमेंट होगा, ठीक है, मोर देन वन में बच्चों पनिशमेंट नहीं होंगी। हां, उसके केस मल्टीपल केसेस में चल सकते हैं, ठीक है, बट पनिशमेंट होगी बच्चों आइदर और एनी। वो पूरे पॉइंट्स जो है जो अपने बुक में लिखे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स में बच्चों, वो सारे पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बच्चों इस बार क्या पूछा हुआ है, उन्होंने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल पूछा हुआ है। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन वाला लॉ क्या बोलता है, अगर कोई लॉ बच्चों किसी के बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है, किसी क्लास और सेक्शन के बच्चों बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है, ओके, तो अगर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं तो ऐसा इंटरप्रिटेशन यूज करो जिससे उसे मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे। ओके, तो बच्चों सेम पॉइंट पूछा हुआ है, आपको सेम आंसर लिखना है। यहां बच्चों बस एक जगह आप लोग अटक सकते हैं, एंड इट्स प्योर थ्योरेटिकल, इस बात पे बच्चों ध्यान रखना, एंड दैट इज व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जहां रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा। सर्कमस्टेंसेस बोलो या बच्चों कंडीशन बोलो, कहां कहां बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा बच्चों, और ये पॉइंट में ना थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां आप लोगों से गड़बड़ हो सकती है, यहां बच्चों आपके मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात का अच्छे से ध्यान देना। ये देखो, ठीक है, तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा, जनरल बातें ही है, बट बच्चों देखो क्या बोलता है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहां अप्लाई करेगा, जहां बच्चों लॉ बना है किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो फेयरली ट्रीट नहीं हुए थे। बेस्ट एग्जांपल बच्चों एम्प्लॉइज, तभी तो इंडिया में दुनिया भर के लेबर लॉज बने एंड दुनिया भर की मूवीज बनी लेबर्स के ऊपर। अमिताभ बच्चन जी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, कूली मूवी, ऐसी बहुत सारी मूवीज। ओके, तो सर इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि भाई अगर कोई लॉ बना है कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, वो लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज है, जो फेयरली बच्चों ट्रीट नहीं हुए हैं, ऐसे केस में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन को बच्चों चेंज कर सकते हो, जिससे उन्हें क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। यानी बच्चों तीन सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जो रिसेंटली उन्होंने सितंबर 24 में पूछा है। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर नए नए क्वेश्चन आते, तभी तो बच्चों को मजा आता प्रैक्टिस करने में, क्योंकि हर टीचर बच्चों पास के एग्जाम से क्वेश्चन तो सॉल्व करवाता ही है। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन दिया है बच्चों, सितंबर 24 के एग्जाम में बच्चों सेम का सेम क्वेश्चन आया है। हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ये क्वेश्चन को डाला है और बच्चों डिस्कस भी किया है सेम क्वेश्चन। क्या हुआ भाई, मिस पर्ल, सिर्फ नाम चेंज हो गया, जो इंडियन सिटीजन थी लेकिन बच्चों जॉब करने के लिए गई इंडिया के बाहर। अब सर अगर इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए गई तो सर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो गई बच्चों, PROI हो गई। अब भाई जॉब करते हुए 15 साल में भाई उसने एक घर खरीदा एंड उस घर को उसने रेंट पे चढ़ाया और रेंट के पैसे से बच्चों वो और एक घर खरीदना चाहती है, तो सर क्या ये परमिसेबल है कि नहीं। इसमें जो स्पेसिफिकली एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 6(4), जो PRI के लिए भी बात करता है, PROI के लिए भी बात करता है। यहां स्पेसिफिकली बात हो रहा है PROI के लिए। यह बोल रहा है भले ही तुम इंडियन सिटीजन हो और PRI थे, बट अगर तुम PROI बन जाते हो और PRI जब थे, जब तुमने भाई कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, इमोल प्रॉपर्टी खरीदी है, या और कोई उस पैसे से आपको और कोई इमोल प्रॉपर्टी खरीदनी है बच्चों, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस। आई रिपीट, वो पैसे से जो आपने PROI यानी बच्चों इंडिया के जब बाहर रेसिडेंट थे उससे कमाया है, तो उस पैसे से आप इंडिया के बाहर कोई भी इमोल प्रॉपर्टी बच्चों परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुल मिला के बच्चों RTP का हमारा पूरा डिस्कशन खत्म हुआ। अमेंडमेंट जो था वही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, सेंट्रल रेजिस्ट्रेशन सेंटर फॉरेन कंपनी, उस बात का बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वही बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी सर पूरे क्वेश्चंस जो देखें, मोस्ट सारे क्वेश्चन सर हमारे डील किए हुए हैं। एक जो अलग पॉइंट था बच्चों उसका ध्यान रखना,
तो इस बार के आरटीपी में भी सर हम कोई इधर उधर के पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उतना तो सर हमें नहीं मिला, बट डरने की क्या बात है। आपकी एग्जाम में बच्चों उसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूं बच्चों, बहुत जल्दी, ठीक है। स्टे ट्यून, 2-3 दिन के अंदर बच्चों उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, एंड आई एम प्लानिंग टू टेक दिस वेरी सून, वेरी सून। तो बच्चों बी प्रिपेयर्ड, वो सेशन को जरूर देखना। वहां आई ट्राई कि इधर उधर से बच्चों उठा के क्वेश्चंस लेके आओ, जिससे मुझे डर लगता है कि आज तक भले ही नहीं आया है, बट आगे जाके बच्चों एग्जाम में आ सकता है। ओके, बाकी बच्चों इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा, प्लीज चैट में लिख के मुझे बताओ। कोई भी और दिक्कत या डाउट है, चैट में लिख के बच्चों बताओ। एंड अच्छे से बच्चों पढ़ाई करना। इस बार नो मैटर व्हाट हमको एग्जाम निकालनी है। जो बच्चों फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको भी पूरी मेहनत करनी है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड जो पिछले एग्जाम में बच्चों है, उससे पहले एग्जाम्स में फेल हुए हैं, ठीक है, इस बार बच्चों नो मैटर व्हाट इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग इस एग्जाम में पास हो जाओ। इसी पॉजिटिविटी के साथ में बच्चों आज का सेशन हम खत्म करते हैं, जिसको कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला।